दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एपोकैप्लेटो नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि हमें एक तरह से देखने को मिली थी 2006 के अंदर। ये एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल एक तरह से मूवी, एक्शन एडवेंचर मूवी है, जो कि 2006 में देखने को मिली थी। पूरी जानकारी मैं इस मूवी के बारे में बताऊंगा। आप में से किसी सब्सक्राइबर ने इस मूवी के लिए कमेंट किया है, तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। आप भी किसी मूवी या सीरीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। एपोकैलिप्टो बटा PKLPTO बटा 2006 की एक ऐतिहासिक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है, जिन्होंने फरहाद सफीनिया के साथ मिलकर इसकी पटकथा लिखी है। फिल्म में स्वदेशी और मैक्सिकन कलाकारों की एक कास्ट है, जिसमें रूडी यंगब्लर, राउल ट्रूजिलो, मायरा सेरबुलो, दलिया हर्नांडेज, गेरार्डो तरासेना, जोनाथन ब्रेवर, रोडोल्फो पालासियोस, बर्नार्डो रुइज जुआरेज, अमेल रोड्रिगो मेंडोजा, रिकार्डो डियाज मेंडोजा और इज़राइल कॉन्ट्रेरास शामिल है। वर्ष 1517 के आसपास युकाटन में स्थापित एपोकैलिप्टो में जगुआर पॉ नामक एक युवक की नायक यात्रा को दर्शाया गया है, जो एक दिवंगत मेसो अमेरिकन शिकारी और उसके साथी आदिवासी है, जिन्हें एक हमलावर सेना द्वारा पकड़ लिया जाता है। अपने गांव के विनाश के बाद उन्हें मानव बलि के लिए माया शहर में एक खतरनाक यात्रा पर लाया जाता है, उस समय जब माया सभ्यता का पतन हो रहा था। मुख्य फोटोग्राफी 21 नवंबर 2005 से जुलाई 2006 तक मैक्सिको में हुई थी। फिल्म में दिखाए गए सभी स्वदेशी लोग माया थे। इसके अतिरिक्त सभी संवाद सेटिंग की प्राचीन भाषा के आधुनिक सन्निकटन में है और स्वदेशी युकाटेक मायान भाषा उपशीर्षक के साथ बोली जाती है, जो कभी-कभी भाषा को मायान के रूप में संदर्भित करती है। एपोकैलिप्टो को उत्तरी अमेरिका में ब्यूना विस्टा पिक्चर्स और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में आइकॉन फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा वितरित किया गया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में $120 मिलियन से अधिक की कमाई की और आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की, जिसमें आलोचकों ने गिब्सन के निर्देशन, डीन सेमलर की सिनेमैटोग्राफी और कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। हालांकि माया सभ्यता के चित्रण और ऐतिहासिक अशुद्धियों की आलोचना की गई। कथानक: मेसो अमेरिकन वर्षावन में शिकार करते समय जगुआर पॉ, उसके पिता फ्लिंट स्काई और उनके साथी आदिवासी युद्ध और तबाही से भाग रहे शरणार्थियों के एक समूह से मिलते हैं। अपने गांव में लौटते हुए फ्लिंट स्काई ने देखा कि शरणार्थी डर से बीमार है और जगुआर पॉ से आग्रह करते हैं कि वह कभी भी डर को अपने ऊपर हावी न होने दे। उस रात बाद में जनजाति एक बुजुर्ग के इर्दगिर्द इकट्ठा होती है, जो एक ऐसे प्राणी के बारे में भविष्यवाणी की कहानी सुनाता है, जो एक ऐसे खालीपन से ग्रसित है जिसे दुनिया के सभी उपहारों के बावजूद संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। वह प्राणी तब तक आंख मूंदकर लेता रहेगा जब तक कि दुनिया में उसके लेने के लिए कुछ भी नहीं बचता और दुनिया खत्म हो जाती है। अगली सुबह गांव पर जीरो वुल्फ के नेतृत्व में माया हमलावरों द्वारा हमला किया जाता है और कई लोग मारे जाते हैं, जिसमें फ्लिंट स्काई भी शामिल है, जिसे क्रूर हमलावर मिडिल आई ने मार डाला। हमले के दौरान जगुआर पॉ अपनी गर्भवती पत्नी सेवन और उनके छोटे बेटे टर्टल्स रन को पकड़े जाने से पहले एक खाली कुएं में छिपा देता है। इसके बाद हमलावर जीवित बचे ग्रामीणों को घेर लेते हैं, जिन्हें जंगल में एक लंबे मार्च पर मजबूर होना पड़ता है। इस बीच सेवन और टर्टल्स रन कुएं में फंसे रहते हैं और वे इससे बचने के लिए संघर्ष करते हैं। रास्ते में हमलावरों और उनके बंदियों को नष्ट हो चुके जंगलों और असफल मक्के की फसलों के विशाल खेतों का सामना करना पड़ता है, साथ ही एक अज्ञात बीमारी से तबाह हुए गांव भी। फिर वे एक संक्रमित छोटी लड़की से मिलते हैं, जो माया दुनिया के अंत की भविष्यवाणी करती है। तुम मुझसे डरते हो, और ठीक ही हो, तुम सभी नीच प्राणियों के लिए। क्या तुम जानते हो कि तुम कैसे मरोगे? पवित्र समय निकट है। दिन के अंधेरे से सावधान रहो। जगुआर का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति से सावधान रहो। उसे कीचड़ और धूल से उठते हुए देखो,
क्योंकि वह जिसके पास तुम्हें ले जा रहा है वह आकाश को मिटा देगा और धरती को खरोंच देगा। वह तुम्हें बहा ले जाएगा और तुम्हारी दुनिया को खत्म कर देगा। वह अब हमारे साथ है। दिन रात जैसा होगा और जगुआर आदमी तुम्हें अंत तक ले जाएगा। शहर में पहुंचने पर बंदियों को विभाजित किया जाता है, महिलाओं को गुलामी में बेच दिया जाता है, जबकि पुरुषों को एक पिरामिड के शीर्ष पर ले जाया जाता है, जहां देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी क्रूरतापूर्वक बलि दी जाती है। जैसे ही जगुआर पाव को वेदी पर लिटाया जाता है, एक सूर्यग्रहण होता है और माया इस घटना को एक शगुन के रूप में लेते हैं कि देवता संतुष्ट है, जिससे शेष बंदियों को बख्श दिया जाता है। हालांकि शेष बंदियों को हमलावरों द्वारा उनके बैरकों में ले जाया जाता है ताकि उन्हें निशाना बनाने के अभ्यास के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। हमलावर उन्हें आज़ादी देते हैं अगर वे उन पर फेंकी गई मिसाइलों से बच सकते हैं, जबकि जीरो वुल्फ का बेटा कट रॉक घायलों को खत्म कर देता है। धावकों की पहली जोड़ी आसानी से गिर जाती है। जगुआर पाव उसके बाद आता है और वह भी घायल हो जाता है, जिससे कट रॉक का ध्यान आकर्षित होता है। हालांकि कट रॉक का ध्यान पहले घायल धावकों में से एक द्वारा भटक जाता है, जिसके बलिदान से जगुआर पाव कट रॉक को घातक रूप से घायल कर देता है और भाग जाता है। क्रोधित जीरो वुल्फ अपने 8 आदमियों के साथ जगुआर पॉ का शिकार करने जाता है। जंगल में पहुंचकर जगुआर पॉ जीरो वुल्फ को उसका शिकार करने की चुनौती देता है। जगुआर पॉ अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके एक-एक करके अपने पीछा करने वालों को मारता है। एक को जगुआर द्वारा मारा जाता है, दूसरे को सांप द्वारा मारा जाता है, तीसरे को जीरो वुल्फ द्वारा मारा जाता है, चौथा झरने में डूब जाता है, पांचवें को जगुआर पॉ द्वारा मार दिया जाता है। जिन लोगों को वह मारता है उनमें मिडिल आई भी शामिल है, जिसे वह पत्थर की कुल्हाड़ी से मारता है, और जीरो वुल्फ, जिसे वह टैपिर शिकार के लिए बने जाल में फंसाता है, जहां उसे लकड़ी के एक बड़े कील से छेद दिया जाता है। अंतिम 2 हमलावर जगुआर पॉ का उसके गांव के बाहरी इलाके में पीछा करना जारी रखते हैं। भारी बारिश के बीच तट पर जब दोनों हमलावर विदेशियों से मिलने जाते हैं, तो जगुआर पॉ अपने गांव की ओर दौड़ता है और अपने परिवार को बचाता है जो भारी बारिश में डूब रहे हैं। जगुआर पॉ अपने नवजात बेटे को देखकर भी बहुत खुश होता है, जो पानी के अंदर पैदा हुआ था। बाद में फिर से मिला परिवार स्पेनिश जहाजों को देखता है। जगुआर पॉ विदेशियों के पास न जाने का फैसला करता है और वह और उसका परिवार माया और स्पेनिश दोनों से दूर जंगल में एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए निकल पड़ते हैं। गांव रूडी यंगब्लड, जगुआर पॉ ऑलमोस्ट, एक आदिवासी शिकारी जो फ्लिंट स्काई का बेटा और सेवन का पति है। डालिया हर्नांडेज, सेवन, जगुआर पॉ की गर्भवती पत्नी। जोनाथन ब्रूअर, ब्लंटेड, एक साथी आदिवासी जो प्रजनन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त है। मॉरिस बर्डेलोहेड, फ्लिंट स्काई के रूप में, गांव के आदिवासियों के नेता और जगुआर पॉ के पिता। कार्लोस एमिलियो बेज, टर्टल्स रन, जगुआर पॉ और सेवन के बेटे के रूप में। अमिल्कर रामिरेज कर्लनोज के रूप में, एक साथी आदिवासी जो मंदिर में बलि दिए जाने वाले पहले गांव के शिकारियों में से एक है। इजराइल कोनट्रेरास स्मोक फ्रॉग के रूप में, एक साथी आदिवासी। इजराइल रियोस, कोको लीफ के रूप में, एक साथी आदिवासी। मारिया इसाबेल डियाज, सास के रूप में, ब्लंटेड की सास जो उस पर बांझ होने का आरोप लगाती है। एस्पिरिडियन अकोस्टा कैश, ओल्ड स्टोरी टेलर के रूप में, गांव का कैंप फायर स्टोरी टेलर। मायरा सरबुलो युवा महिला के रूप में। इजुआ लारियोस, स्काई फ्लावर, ब्लंटेड की पत्नी। लोरेना हर्नांडेज, गांव की लड़की के रूप में। इतानदेहुई गुटिरेज, पत्नी के रूप में। सायुरी गुटिरेज, सबसे बड़ी बेटी के रूप में। हीराम सोटो, मछली शिकारी के रूप में। जोस सुआरेज, सबसे बड़े मंदिर बलिदान के रूप में। होलकेन वॉरियर्स। राउल ट्रूजिलो, जीरो वुल्फ, होलकेन योद्धाओं के नेता और कट रॉक के पिता। गेरार्डो टार्सेना, मिडिल आई, एक परपीरक
और मनोरोगी साथी होल्केन योद्धा, रोडोल्फो पालासियोस स्नेक इंक के रूप में, एरियल गैल्वान हैंगिंग मॉस के रूप में, बर्नार्डो रुइज जुआरेज ड्रंकर्स फॉर के रूप में, रिकार्डो डियाज मेंडोजा कट रॉक के रूप में, जीरो वुल्फ का बेटा, रिचर्ड कैन टेन पेकेरी के रूप में, कार्लोस रामोस मंकी जॉ के रूप में, अम्मेल रोड्रिगो मेंडोजा बज्ड हुक के रूप में, स्पीकिंग विंड्स के रूप में मार्को एंटोनियो अर्गुएटा, जेवियर एस्कोबार विशियस होल्केन, शेहेर फर्नांडो हर्नांडेज उच्च पुजारी, मंदिर का पुजारी जो मानव बलि देता है, मारिया इसिद्रा होइल ऑरेकल गर्ल, एक अज्ञात बीमारी से संक्रमित युवा लड़की जो माया दुनिया के अंत की भविष्यवाणी करती है, ऑरेकल गर्ल के स्टंट डबल के रूप में एक्वेड जाली गार्सिया, एबेल वुलरिच लाफिंग मैन के रूप में, एंटोनियो मोनरोए चिलम के रूप में, टेम्पल टॉप पर मैन के रूप में निकोलस चैसो, रोनाल्डो एकनाल गुलाम नीलामीकर्ता के रूप में, मिरियम टुन महिला नीलामीकर्ता, राफेल वेलेज राजा के रूप में, डायना बोटेलो रानी के रूप में, जोआक्विन रेंडन हेड चाक के रूप में। उत्पादन पटकथा मेल गिब्सन ने द पैशन ऑफ द क्राइस्ट बनाने के बाद एपोकेलिप्टो का निर्देशन किया। पटकथा लेखक और सहनिर्माता फरहाद सफिनिया पहली बार मेल गिब्सन से मिले थे जब वे द पैशन ऑफ द क्राइस्ट के पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान सहायक के रूप में काम कर रहे थे। आखिरकार गिब्सन और सफिनिया को फिल्मों के प्रति अपने आपसी प्यार और फिल्म निर्माण के बारे में उन्हें क्या उत्साहित करता है पर चर्चा करने का समय मिला। हमने इस बारे में बात करना शुरू किया कि आगे क्या करना है, लेकिन हमने विशेष रूप से फिल्म निर्माण की एक्शनचेज शैली पर बहुत समय बिताया। वे बातचीत अनिवार्य रूप से एपोकेलिप्टो के ढांचे में विकसित हुई। हम चेज शैली को अपडेट करना चाहते थे, वास्तव में इसे तकनीक या मशीनरी के साथ अपडेट नहीं करके बल्कि इसे इसके सबसे तीव्र रूप में उतारकर, जो कि एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और साथ ही साथ उस चीज पर वापस लौट रहा है जो उसके लिए मायने रखती है। फरहाद सफिनिया 5 गिब्सन ने कहा कि वे बासी एक्शन एडवेंचर शैली को हिलाना चाहते थे जिसके बारे में उन्हें लगता था कि इसमें सीजीआई, स्टॉक कहानियों और उथले पात्रों का बोलबाला था, और वे एक ऐसा फुटचेज बनाना चाहते थे जो कारचेज की तरह लगे जो बस पेंच घुमाता रहे। गिब्सन और सफिनिया भी प्राचीन संस्कृति को चित्रित करने और उसकी खोज करने में रुचि रखते थे, जैसा कि यूरोपीय लोगों के आने से पहले मौजूद था। एजटेक और माया दोनों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अंतः माया को उनके उच्च परिष्कार और उनके अंतिम पतन के लिए चुना। माया सभ्यता हमारे लिए कहीं ज्यादा दिलचस्प थी। आप ऐसी सभ्यता चुन सकते हैं जो खून की प्यासी हो, या आप माया सभ्यता को दिखा सकते हैं जो चिकित्सा, विज्ञान, पुरातत्व और इंजीनियरिंग के विशाल ज्ञान के साथ इतनी परिष्कृत थी, लेकिन साथ ही उस क्रूर अंतर्धारा और अनुष्ठानिक बर्बरता को भी उजागर करने में सक्षम हो सकते हैं जिसका उन्होंने अभ्यास किया था। यह पता लगाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया थी कि उनके साथ क्यों और क्या हुआ। फरहाद सफिनिया 5 दोनों ने प्राचीन माया इतिहास पर शोध किया, सृजन और विनाश दोनों मिथकों को पढ़ा, जिसमें पोपुल वुह जैसे पवित्र ग्रंथ शामिल थे। 7 फिल्म की पहली डीवीडी रिलीज की ऑडियो कमेंट्री में सफिनिया ने कहा कि पुराने जादूगर की कहानी एस्पिरिडियन एकोस्टा कैश द्वारा निभाई गई एक आधुनिक माया कहानीकार 8 को एक प्रामाणिक मेसोअमेरिकन कहानी से संशोधित किया गया था, जिसे माया के एक प्रोफेसर हिलारियो चिकैनुल ने फिल्म के लिए युकाटेक माया भाषा में पुनः अनुवादित किया था। उन्होंने प्रोडक्शन के दौरान एक डायलॉग कोच के रूप में भी काम किया। जैसा कि उन्होंने स्क्रिप्ट पर शोध किया, सफिनिया और गिब्सन ने फिल्मांकन स्थानों की खोज करने और माया खंडहरों को देखने के लिए ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका और युकाटन प्रायद्वीप की यात्रा की। ऐतिहासिक सटीकता की एक हद तक कोशिश करते हुए फिल्म निर्माताओं ने एक सलाहकार रिचर्ड डी
एनसेन को नियुक्त किया, जो माया के विशेषज्ञ और इदाहो स्टेट यूनिवर्सिटी में पुरातत्व के सहायक प्रोफेसर है। मिराडोर बेसिन प्रोजेक्ट के निदेशक के रूप में वह ग्वाटेमाला के वर्षावन और उसके माया खंडहरों के एक बड़े हिस्से को संरक्षित करने के लिए काम करते हैं। गिब्सन ने हैंसेन की भागीदारी के बारे में कहा है, रिचर्ड का जो काम करता है उसके प्रति उत्साह संक्रामक है। वह हमें आश्वस्त करने और हमें यह महसूस कराने में सक्षम था कि हम जो लिख रहे थे उसमें कुछ प्रामाणिकता के साथ साथ कल्पना भी थी। मेसो अमेरिकन इतिहास के अन्य विद्वानों ने फिल्म की आलोचना की और कहा कि इसमें कई गलतियां हैं। 9-10 हैंसेन ने फिल्म पर एक निबंध और फिल्म की आलोचनाओं पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी प्रकाशित की। 11 गिब्सन ने फैसला किया कि सभी संवाद युकाटेक माया भाषा में होंगे। 12 गिब्सन ने समझाया, मुझे लगता है कि एक अलग भाषा सुनने से दर्शकों को अपनी वास्तविकता को पूरी तरह से स्थगित करने और फिल्म की दुनिया में खींचे जाने का मौका मिलता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिनेमाई दृश्यों पर भी जोर देता है, जो दिल की एक तरह की सार्वभौमिक भाषा है। वेशभूषा और श्रृंगार। यह भी देखे, माया वस्त्र। प्रोडक्शन टीम में मेकअप आर्टिस्ट और कॉस्ट्यूम डिजाइनरों का एक बड़ा समूह शामिल था, जिन्होंने बड़े कलाकारों के लिए माया लुक को फिर से बनाने का काम किया। एल्डो सिग्नोरेटी के नेतृत्व में मेकअप आर्टिस्ट ने सभी ऑनस्क्रीन अभिनेताओं पर रोजाना जरूरी टैटू, स्कारिफिकेशन और ईयरलोब एक्सटेंशन लगाए। सलाहकार रिचर्ड डी एनसेन के अनुसार बॉडी मेकअप में विकल्प कलात्मक लाइसेंस और तथ्य दोनों पर आधारित थे। मैंने मिट्टी के बर्तनों और चित्रों को टैटू की तलाश में घंटों तक देखा। निशान और टैटू बनाने का काम पूरी तरह से शोध के बाद किया गया था। जरे हुए जेड दांत वहाँ है, कान के स्पूल वहाँ है। एक छोटी सी चीज है जो कान से नाक के जरिए सेप्टम में आती है। यह पूरी तरह से उनकी कलात्मक नवीनता थी। 13 विस्तार पर ध्यान देने का एक उदाहरण जगुआर पो की पत्नी सेवन के बाएं हाथ का टैटू है, जो ऊपर 2 बिंदुओं के साथ एक क्षैतिज पट्टी है, संख्या 7 के लिए माया ग्लिफ। साइमन एथरटन, एक अंग्रेज कवच निर्माता और हथियार निर्माता, जिन्होंने ब्रेवहार्ट पर गिब्सन के साथ काम किया था, को माया हथियारों के पुनर्निर्माण और शोध के लिए काम पर रखा गया था। एथरटन ने फिल्म के अंत में एक स्पेनिश जहाज पर क्रॉसबेरिंग फ्रांसिस्कन भिक्षु के रूप में भी एक कैमियो किया है। सेट डिजाइन। यह भी देखे, माया वास्तुकला। टिकाल जैसे पिरामिडों को फिल्म के लिए पुनः निर्मित किया गया। मेल गिब्सन चाहते थे कि एपोकेलिप्टो में कंप्यूटर द्वारा बनाई गई छवियों पर निर्भर रहने के बजाय इमारतों वाले सेट दिखाए जाएं। माया शहर में देखे गए ज्यादातर स्टेप पिरामिड थॉमस ई सैंडर्स द्वारा डिजाइन किए गए मॉडल थे। सैंडर्स ने अपना दृष्टिकोण समझाया, हम माया दुनिया को स्थापित करना चाहते थे, लेकिन हम कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। दृश्यात्मक रूप से हम वही करना चाहते थे जो सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सके। ब्रेवहार्ट की तरह आप इतिहास और सिनेमेटोग्राफी की रेखा पर चल रहे हैं। हमारा काम एक खूबसूरत फिल्म बनाना है। 14 हालांकि जबकि मायान शहरों के कई वास्तुशिल्प विवरण सही है, 10 वे विभिन्न स्थानों और युगों से मिश्रित है। 10 एक निर्णय जिसे फरहाद सफिनिया ने सौंदर्य कारणों से किया था। 15 जबकि एपोकेलिप्टो माया सभ्यता के टर्मिनल पोस्ट क्लासिक काल के दौरान सेट है, फिल्म का केंद्रीय पिरामिड 600 साल पहले क्लासिक काल में निर्मित एक संरचना है। 15 यह एक बाद का मायान शहर है जो सदियों पहले बनाए गए पिरामिड के आसपास बनाया गया था, जिसके उदाहरण मुइल, कोबा और क्विंटाना रू, मैक्सिको के अन्य जैसे पोस्ट क्लासिक साइटों जैसे स्थानों में पाए जाते हैं। मंदिर केंद्रीय तराई क्लासिक शैली में टिकाल के आकार में है, लेकिन सदियों बाद उत्तर पश्चिम युकाटन के पूक शैली के तत्वों से सजाए गए हैं। रिचर्ड डी एनसेन टिप्पणी करते हैं,
पोस्ट क्लासिक अवधि में ऐसा कुछ भी नहीं था जो फिल्म में उस पिरामिड के आकार और महिमा से मेल खाता हो। लेकिन गिब्सन समृद्धि, धन, संसाधनों की खपत को दर्शाने की कोशिश कर रहा था। 15 मेहराबदार वॉकवे में भित्ति चित्र में माया कोडिस, बोनमपैक भित्ति चित्र, फिल्म की सेटिंग से 700 साल पहले, और सैन बार्टोलो भित्ति चित्र, फिल्म की सेटिंग से लगभग 1500 साल पहले के तत्वों को मिलाया गया है। उद्धरण की आवश्यकता। फिल्माने गिब्सन ने एपोकैलिप्टो को मुख्य रूप से कैटेमाको, सैन एंड्रेस टक्सटला और मैक्सिकन राज्य वेराक्रूज के पासो डी ओवेजस में फिल्माया। झरने का दृश्य सैन एंड्रेस टक्सटला में स्थित एइपेंटला फॉल्स में फिल्माया गया था। दूसरी यूनिट के क्रू द्वारा अन्य फिल्मांकन ग्वाटेमाला के एल पेटेन में हुआ। फिल्म को मूल रूप से 4 अगस्त 2006 को रिलीज किया जाना था, लेकिन टचस्टोन पिक्चर्स ने भारी बारिश और मैक्सिको में फिल्मांकन में बाधा डालने वाले 2 तूफानों के कारण रिलीज की तारीख 8 दिसंबर 2006 तक टाल दी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2006 में समाप्त हुई। एपोकैलिप्टो को हाई डेफिनिशन डिजिटल वीडियो पर पैनाविजन जेनेसिस कैमरा का उपयोग करके शूट किया गया था। 16 फिल्मांकन के दौरान गिब्सन और सिनेमेटोग्राफर डीन सेमलर ने स्पाइडर कैम का इस्तेमाल किया। 17 एक निलंबित कैमरा सिस्टम जो ऊपर से शूटिंग की अनुमति देता है। इस उपकरण का उपयोग उस दृश्य में किया गया था जिसमें जगुआर पो एक झरने से छलांग लगाता है। हमने 150 फुट 46 मीटर झरने के ऊपर से स्पाइडर कैम शॉट लिया, एक अभिनेता के कंधे के ऊपर से देखते हुए और फिर किनारे पर कूदते हुए, सचमुच झरने में। मुझे लगा कि हम इसे फिल्म पर करेंगे, लेकिन हमने जेनेसिस कैमरा को हल्के वजन वाले पानी के आवास में रखा। तापमान ऊपर 100 डिग्री 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक था और नीचे लगभग 60 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस था, पानी और धुंध के साथ। हमने बिना किसी समस्या के 50 मिनट के टेप शूट किए, हालांकि एक बार पानी अंदर चला गया और कोहरा छा गया। एपोकैलिप्टो में कई जानवरों को दिखाया गया है, जिसमें बेयर्ड का टेपिर और एक काला जगुआर शामिल है। जानवरों को नुकसान पहुंचाने वाले दृश्यों के लिए एनिमेट्रॉनिक्स या कठपुतलियों का इस्तेमाल किया गया था। शिपा संगीत। अधिक जानकारी एपोकैलिप्टो साउंड ट्रैक। एपोकैलिप्टो का संगीत जेम्स हॉर्नर ने निर्देशक मेल गिब्सन के साथ अपने तीसरे सहयोग में तैयार किया था। इस गैरपारंपरिक संगीत में कई विदेशी वाद्ययंत्रों का इस्तेमाल किया गया है और पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान ने अपनी आवाज दी है। वितरण और विपणन। जबकि मेल गिब्सन ने अपने आइकन प्रोडक्शंस के माध्यम से फिल्म को वित्तपोषित किया, डिज्नी ने उत्तरी अमेरिका में टचस्टोन पिक्चर्स लेबल के तहत और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में आइकन फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के तहत कुछ बाजारों में शुल्क के लिए एपोकैलिप्टो को वितरित करने के लिए हस्ताक्षर किए। फिल्म का प्रचार दिसंबर 2005 के टीजर ट्रेलर के साथ शुरू हुआ, जिसे प्रमुख फोटोग्राफी की शुरुआत से पहले और रूडी यंगब्लर को जगुआर पो के रूप में कास्ट करने से पहले फिल्माया गया था। मजाक के तौर पर गिब्सन ने दाढ़ी वाले निर्देशक की एक अचेतन कैमियो डाली, जिसमें एक प्लेड शर्ट में उसके मुंह से सिगरेट लटक रही थी और वह धूल से ढके माया के समूह के बगल में खड़ा था। 19 एक साफ-सुथरे गिब्सन ने 2006 के अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत के लिए एक मायान भाषा खंड भी फिल्माया। 23 सितंबर 2006 को गिब्सन ने अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य में 2 मुख्य रूप से मूल अमेरिकी दर्शकों के लिए अधूरी फिल्म की प्री स्क्रीनिंग की, गोल्डसबी में रिवरविंड कैसीनो में, जो चिकासो नेशन के स्वामित्व में है, और लॉटन में कैमरून विश्वविद्यालय में। 20 उन्होंने 24 सितंबर को टेक्सास के ऑस्टिन में फिल्म के सितारों में से एक रूडी यंगब्लर के साथ मिलकर प्री स्क्रीनिंग भी शुरू की। 21 लॉस एंजिल्स में गिब्सन ने एपोकैलिप्टो की स्क्रीनिंग की और लैटिन बिजनेस एसोसिएशन 22 और माया समुदाय के सदस्यों के लिए एक प्रश्नोत्तर सत्र में भाग लिया। 23 प्रदर्शकों की उत्साही प्रतिक्रिया के कारण
डिज्नी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 2500 से अधिक स्क्रीनों पर फिल्म खोली। उद्धरण वांछित विषय वस्तु। मेल गिब्सन के अनुसार एपोकेलिप्टो की माया सेटिंग सभ्यताओं और उन्हें कमजोर करने वाली चीजों की खोज की एक अधिक सार्वभौमिक कहानी के लिए केवल पृष्ठभूमि है। 24 फिल्म निर्माताओं का इरादा माया के पतन को समकालीन समाज में देखी गई समस्याओं को प्रतिबिंबित करने के लिए था। सहलेखक सफिनिया ने निर्माण के दौरान कहा, माया द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं असाधारण रूप से आज हमारी अपनी सभ्यता द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के समान है, विशेष रूप से जब व्यापक पर्यावरणीय गिरावट, अत्यधिक खपत और राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात आती है। 7 गिब्सन ने कहा है कि फिल्म अतीत के एक महान पतनशील साम्राज्य और आज के महान साम्राज्यों के बीच समानता को दर्शाने का एक प्रयास है। 6 फिल्म एक सांस्कृतिक आलोचना के रूप में कार्य करती है। हेंसेन के शब्दों में, एक सामाजिक बयान यह संदेश भेजती है कि नैतिकता के बारे में हमारी अपनी धारणाओं पर सवाल उठाना कभी भी गलती नहीं है। 25 गिब्सन ने ग्रीक शब्द एपोकालुप्टो के आधार पर शीर्षक को परिभाषित किया है, एक नई शुरुआत या एक अनावरण, एक रहस्योद्घाटन। हर चीज की एक शुरुआत और अंत होता है, और सभी सभ्यताओं ने उसी तरह काम किया है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 202 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 65% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 6.40/10 है। साइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, एपोकेलिप्टो एक शानदार ढंग से फिल्माया गया, भले ही निर्दयतापूर्वक खूनी, एक बार की महान सभ्यता की परीक्षा है। 27 मेटाक्रिटिक पर 37 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 68 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 28 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया। 29. रिचर्ड रोपर और टेलीविजन शो एबर्ट एंड रोपर पर अतिथि आलोचक आयशा टायलर ने इसे 2 अंगूठे ऊपर रेटिंग दी। 30 माइकल मेडवेड ने एपोकेलिप्टो को 4 में से 4 स्टार दिए और फिल्म को एड्रेनालाइन से सराबोर पीछा करने वाली फिल्म और एक आंतरिक दृश्य अनुभव कहा। 31. यह फिल्म गिब्सन की 2006 की DUI घटना के 6 महीने से भी कम समय बाद रिलीज हुई थी, जिसने गिब्सन को बहुत नकारात्मक प्रचार दिलाया और उनकी पिछली फिल्म द पैशन ऑफ द क्राइस्ट में कथित यहूदी विरोधी भावना को लेकर कुछ लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया। 32 कई प्रमुख फिल्म समीक्षकों ने एपोकेलिप्टो की अपनी समीक्षाओं में इस घटना का संकेत दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए अपनी सकारात्मक समीक्षा में एओ स्कॉट ने टिप्पणी की, आप उनके बारे में जो भी कहें, शराब के साथ उनकी समस्या या यहूदियों के साथ उनकी समस्या के बारे में, वे एक गंभीर फिल्म निर्माता है। 33 बोस्टन ग्लोब की समीक्षा इसी तरह के निष्कर्ष पर पहुंची, जिसमें कहा गया, गिब्सन एक पागल हो सकता है, लेकिन वह हमारा पागल है, और जबकि मैं उसे हैप्पी आवर के बाद या बीनाई ब्रिथ समारोह में कभी भी कार के पहिए के पीछे नहीं देखना चाहूंगा, कैमरे के पीछे एक और मामला है। 34. एक नकारात्मक समीक्षा में सैलून ने कहा, लोग इस फिल्म के बारे में इसलिए उत्सुक है, जिसे पाठ से इतर कारण कहा जा सकता है, क्योंकि इसके निर्देशक एक अनिश्चित और करिश्माई हॉलीवुड व्यक्ति है, जो अब तक खुद को पूरी तरह से हाशिए पर डाल चुके होते, अगर उनके पास हिंसक पॉप मनोरंजन को गढ़ने का एक कच्चा उपहार नहीं होता। 35. हॉलीवुड से प्रतिक्रियाएं। एपोकेलिप्टो को हॉलीवुड समुदाय में कुछ उत्साही समर्थक मिले। अभिनेता रॉबर्ट डुवेल ने इसे शायद 25 वर्षों में देखी गई सबसे अच्छी फिल्म कहा। 36 निर्देशक क्वेंटिन टारनटिनो ने कहा, मुझे लगता है कि यह एक उत्कृष्ट कृति है। यह शायद उस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। मुझे लगता है कि यह उस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कलात्मक फिल्म थी। 38. मार्टिन स्कॉर्सेसे ने फिल्म के बारे में लिखते हुए इसे एक दृष्टि कहा और आगे कहा, आज बहुत सी फिल्में
इस तरह के परेशान करने वाले क्षेत्रों में नहीं जाती है। सभ्यता के रूप में जानी जाने वाली चीजों को बनाए रखने में हिंसा का महत्व। मैं एपोकैलिप्टो की इसकी स्पष्टता के लिए प्रशंसा करता हूं, लेकिन फिल्म निर्माण की शक्ति और कलात्मकता के लिए भी। 39. अभिनेता एडवर्ड जेम्स ओल्मोस ने कहा, मैं पूरी तरह से अचंभित रह गया। यह यकीनन वर्षों में मेरी देखी गई सबसे अच्छी फिल्म है। मैं दंग रह गया। 22. 2013 में निर्देशक स्पाइक ली ने इस फिल्म को अपनी सर्वकालिक आवश्यक फिल्मों की सूची में रखा। 40. 2016 में ब्रिटिश निर्देशक एडगर राइट ने इसे अपनी 1000 पसंदीदा फिल्मों में से एक बताया। 41. मेक्सिको में प्रतिक्रिया। मेक्सिको में इस फिल्म ने परफ्यूम और रॉकी बाल्बोआ से ज्यादा दर्शकों को आकर्षित किया। इसने टाइटैनिक और पोसिडॉन जैसी यादगार मैक्सिकन फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। 42 अखबार रिफॉर्मा द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार 80% मैक्सिकन लोगों ने फिल्म को बहुत अच्छा या अच्छा करार दिया। 42 पुरस्कार और नामांकन। पुरस्कार वर्ग नामांकित परिणाम। अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ मेकअप एल्डो सिग्नोरेटी, विटोरियो सोडानो मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन सीन मैककॉर्मैक, कामी अस्कर मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण केविन ओकोनेल, ग्रेग पी रसेल, फर्नांडो कैमारा मनोनीत। एएससी पुरस्कार नाट्य रिलीज में सिनेमेटोग्राफी में उत्कृष्ट उपलब्धि डीन सेमलर मनोनीत। बाफ्टा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो अंग्रेजी भाषा में नहीं है, मेल गिब्सन, ब्रूस डेवी मनोनीत। ब्रॉडकास्ट फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए बीएफसीए पुरस्कार मनोनीत। सेंट्रल ओहियो फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए कॉफ्का पुरस्कार डीन सेमलर जीत गया। शिकागो फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए सीएफसीए पुरस्कार मनोनीत। डलास फोर्ट वर्थ फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए डीएफडब्ल्यूएफसीए पुरस्कार डीन सेमलर। मेल कोलंबसिल गेरार्ड गिब्सन 3 एओ, जन्म 3 जनवरी 1956, 4, एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्देशक है। उन्हें उनकी एक्शन हीरो भूमिकाओं के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से पोस्टेपोकैलिप्टिक एक्शन सीरीज मैड मैक्स की पहली 3 फिल्मों में मैक्स रॉकटेस्की के रूप में उनकी ब्रेकआउट भूमिका और बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म सीरीज लेथल वेपन में मार्टिन रिग्स के रूप में। न्यूयॉर्क के पीकस्किल में जन्मे गिब्सन 12 साल की उम्र में अपने माता-पिता के साथ सिडनी, ऑस्ट्रेलिया चले गए। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में अभिनय का अध्ययन किया, जहां उन्होंने रोमियो और जूलियट के निर्माण में जूडी डेविस के साथ अभिनय किया। 1980 के दशक के दौरान उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी आइकन एंटरटेनमेंट की स्थापना की, जिसे स्वतंत्र फिल्म निर्देशक एटम एगोयान ने स्टूडियो सिस्टम का विकल्प कहा है। 5 निर्देशक पीटर वियर ने उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के नाटक गैलीपोली 1981 में मुख्य भूमिका के लिए चुना, जिसने गिब्सन को ऑस्ट्रेलियाई फिल्म संस्थान से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। 6 1985 में गिब्सन को पीपल मैगजीन के पहले सेक्सिएस्ट मैन अलाइव के रूप में नामित किया गया था। 7 1995 में गिब्सन ने ऐतिहासिक महाकाव्य ब्रेवहार्ट का निर्माण, निर्देशन और अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार मिला। बाद में उन्होंने बाइबिल पर आधारित नाटक द पैशन ऑफ द क्राइस्ट का निर्देशन और निर्माण किया, जो आर्थिक रूप से सफल और अत्यधिक विवादास्पद दोनों था। उन्हें एक्शन एडवेंचर फिल्म एपोकैलिप्टो 2006 के निर्देशन के लिए और अधिक आलोचनात्मक नोटिस मिला, जो 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मेसोअमेरिका में सेट है। कई कानूनी मुद्दों और विवादास्पद बयानों के सार्वजनिक रूप से लीक होने के बाद हॉलीवुड में गिब्सन की लोकप्रियता कम हो गई, जिससे अभिनय और निर्देशन में उनके करियर पर असर पड़ा।
8 एज ऑफ डार्कनेस 2010 और जोडी फोस्टर की द बीवर 2011 में उनके प्रदर्शन के साथ उनके करियर में पुनरुत्थान देखने को मिला। 10 साल की अनुपस्थिति के बाद उनकी निर्देशन वापसी हैक्सॉ रिज 2016 ने 2 अकादमी पुरस्कार जीते, 9, 10 और उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 4 अन्य के लिए नामांकित किया गया। इस श्रेणी में गिब्सन का यह दूसरा नामांकन था। प्रारंभिक जीवन। गिब्सन का जन्म पीकस्किल, न्यूयॉर्क में आयरिश वंश में हुआ था। वे 11 बच्चों में से छठे थे और लेखक हटन गिब्सन और आयरिश मूल की एनी पेट्रीसिया नी रीली 1990 में मृत्यु हो गई के दूसरे बेटे थे। 12 गिब्सन की दादी ओपेरा कॉन्ट्राल्टो ईवा माइलोट 1875 से 1920 थीं, जिनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में आयरिश माता-पिता के यहाँ हुआ था। 13 जबकि उनके दादा जॉन हटन गिब्सन दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका के 1 करोड़पति तंबाकू व्यवसायी थे। 15 गिब्सन के छोटे भाइयों में से एक डोनल भी एक अभिनेता है। गिब्सन का पहला नाम सेंट मेल्स कैथेड्रल से लिया गया है, जो उनकी मां के गृहनगर लॉन्गफोर्ड में स्थित है। 16 उनका दूसरा नाम कोलमसिल। 17 भी एक आयरिश संत के साथ साझा किया गया है। 18 अपनी मां की वजह से गिब्सन के पास आयरिश और अमेरिकी दोहरी नागरिकता है। 19 गिब्सन एक ऑस्ट्रेलियाई स्थायी निवासी भी है। 21 गिब्सन के पिता को 14 फरवरी 1968 को न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलरोड के खिलाफ कार्य संबंधित चोट के मुकदमे में $1,45,000 अमेरिकी डॉलर 2023 में $270,450 के बराबर का पुरस्कार मिला था और इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने परिवार को वेस्ट पिम्बल, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित कर दिया। 22 उस समय गिब्सन की उम्र 12 साल थी। अपनी दादी के मूल ऑस्ट्रेलिया में जाना आर्थिक कारणों से था और उनके पिता की उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल वियतनाम युद्ध के दौरान उनके सबसे बड़े बेटे को भर्ती करने से मना कर देंगे। 23 अपने हाई स्कूल के वर्षों के दौरान गिब्सन को न्यू साउथ वेल्स के वाहरोंगा में सेंट लियो कैथोलिक कॉलेज में क्रिश्चियन ब्रदर्स के मंडली के सदस्यों द्वारा शिक्षित किया गया था। 24-25 आजीविका। अवलोकन। गिब्सन ने जब पहली बार सिनेमाई परिदृश्य में प्रवेश किया तो उन्हें फिल्म समीक्षकों से बहुत अनुकूल टिप्पणियां मिली, साथ ही कई क्लासिक फिल्म सितारों से उनकी तुलना भी की गई। 1982 में विंसेंट कैनबी ने लिखा कि श्री गिब्सन युवा स्टीव मैकक्वीन की याद दिलाते हैं। मैं स्टार क्वालिटी को परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन जो भी हो, श्री गिब्सन में वह है। 26 गिब्सन की तुलना क्लार्क गेबल और हम्फ्री बोगार्ट के संयोजन से भी की जाती है। 27 मैड मैक्स सीरीज की फिल्मों, पीटर वियर की गैलीपोली 1981 और लेथल वेपन सीरीज की फिल्मों में गिब्सन की भूमिकाओं ने उन्हें एक्शन हीरो का लेबल दिलाया। 28 बाद में गिब्सन ने कई तरह की अभिनय परियोजनाओं में विस्तार किया, जिसमें मानव नाटक जैसे हिमलेट 1990 का फ्रेंको जेफिरेली फिल्म संस्करण और मेवरिक 1994 और व्हाट वीमेन वांट 2000 जैसी हास्य भूमिकाएं शामिल थीं। उन्होंने अभिनय से आगे बढ़कर निर्देशन और निर्माण में भी हाथ आजमाया। द मैन विदाउट ए फेस 1993, ब्रेवहार्ट 1995, द पैशन ऑफ द क्राइस्ट 2004 और एपोकैलिप्टो 2006। टाइम के जेस कैगल ने गिब्सन की तुलना कैरी ग्रांट, शॉन कॉनरी और रॉबर्ट रेडफोर्ड से की। 28 कॉनरी ने एक बार सुझाव दिया था कि गिब्सन को कॉनरी के एम के लिए अगला जेम्स बॉन्ड खेलना चाहिए। गिब्सन ने भूमिका को ठुकरा दिया, कथित तौर पर। अभिनय। 1985 में गिब्सन ने सिडनी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में अध्ययन किया। 30 छात्रों के रूप में गिब्सन और अभिनेत्री जूडी डेविस ने रोमियो और जूलियट में मुख्य भूमिकाएं निभाईं और गिब्सन ने ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम के एक प्रयोगात्मक उत्पादन में रानी टाइटेनिया की भूमिका निभाई। 31
1977 में स्नातक होने के बाद 32 गिब्सन ने तुरंत मैड मैक्स के फिल्मांकन पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन एक मंच अभिनेता के रूप में काम करना जारी रखा और एडिलेड में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की स्टेट थिएटर कंपनी में शामिल हो गए। गिब्सन की नाट्य क्रेडिट में वेटिंग फॉर गोडोट में एस्ट्रागन, जेफरी रश के विपरीत का किरदार और सिडनी में डेथ ऑफ ए सेल्समैन के 1 सितंबर 1982 के उत्पादन में बिफ लोमन की भूमिका शामिल है। एनआईडीए में एक छात्र के रूप में गिब्सन ने 1977 की फिल्म समर सिटी में अपनी फिल्मी शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें $400 का भुगतान किया गया था। 34 इसके बाद गिब्सन ने फिल्म मैड मैक्स 1979 में शीर्षक चरित्र निभाया। इस भूमिका के लिए उन्हें $15,000 का भुगतान किया गया था। 34 फिल्म बनाने के तुरंत बाद उन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलियन थिएटर कंपनी के साथ एक सीजन किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने अपनी भावी पत्नी रॉबिन मूर के साथ एडिलेड में $30 प्रति सप्ताह का अपार्टमेंट साझा किया। मैड मैक्स के बाद गिब्सन ने फिल्म टिम 1979 में मानसिक रूप से धीमे युवा की भूमिका भी निभाई। 35 इस अवधि के दौरान गिब्सन ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन श्रृंखला में अतिथि भूमिकाओं में भी दिखाई दिए। वह धारावाहिक द सुलिवान में नौसेना लेफ्टिनेंट रे हेंडरसन के रूप में दिखाई दिए। 36 पुलिस प्रक्रियात्मक कॉप शॉप में। 35 और जेल धारावाहिक पनिशमेंट के पायलट एपिसोड में, जो 1980 में निर्मित किया गया था, 1981 में प्रदर्शित किया गया। 37、38、गिब्सन द्वितीय विश्व युद्ध की एक्शन फिल्म अटैक फोर्स जेड के कलाकारों में शामिल हो गए, जो 1982 तक रिलीज नहीं हुई थी, जब गिब्सन एक बड़ा स्टार बन गए थे। निर्देशक पीटर वियर ने गिब्सन को प्रथम विश्व युद्ध के नाटक गैलीपोली 1981 में मुख्य भूमिका में लिया, जिसने गिब्सन को ऑस्ट्रेलियाई फिल्म संस्थान से एक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। 6 गैलीपोली ने गिब्सन को एक गंभीर, बहुमुखी अभिनेता की ख्याति दिलाने में भी मदद की और उन्हें हॉलीवुड एजेंट एड लिमाटो का खिताब दिलाया। सीक्वल मैड मैक्स 2 1982 अमेरिका में उनकी पहली हिट थी, जहां इसे द रोड वॉरियर के रूप में रिलीज किया गया था। पीटर वियर की रोमांटिक थ्रिलर द ईयर ऑफ लिविंग रेंजर्सली 1982 में अपनी भूमिका के लिए गिब्सन को फिर से सकारात्मक नोटिस मिले। गिब्सन ने मैड मैक्स बियॉन्ड थंडरडोम 1985 में तीसरी बार मैक्स रॉकटेस्की की भूमिका निभाकर अपना पहला $1 मिलियन वेतन अर्जित किया। 39、40、गिब्सन की पहली अमेरिकी फिल्म मार्क रिडेल की ड्रामा द रिवर 1984 थी, जिसमें उन्होंने और सिसी स्पेसेक ने संघर्षरत टेनेसी किसानों की भूमिका निभाई थी। इसके बाद गिब्सन ने ऑस्ट्रेलियाई निर्देशक गिलियन आर्मस्ट्रांग की गॉथिक रोमांस मिसेज सोफेल 1984 में अभिनय किया। उन्होंने और मैथ्यू मोडाइन ने निंदा किए गए अपराधी भाइयों की भूमिका निभाई, जिनके विपरीत डायने कीटन वार्डन की पत्नी की भूमिका में थीं, जो बाइबिल पढ़ने के लिए उनसे मिलने जाती है। 1985 में लगातार 4 फिल्मों में काम करने के बाद गिब्सन ने अपने ऑस्ट्रेलियाई मवेशी स्टेशन पर लगभग 2 साल की छुट्टी ली। 41 वह लेथल वेपन 1987 में मार्टिन रिग्स की भूमिका निभाने के लिए लौटे, एक फिल्म जिसने हॉलीवुड के अग्रणी व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करने में मदद की। 42 इसके बाद गिब्सन ने लगातार 3 फिल्मों में अभिनय किया, जो 1990 में रिलीज हुई: बर्ड ऑन अ वायर, एयर अमेरिका और हैमलेट। गिब्सन को जॉर्ज मिलर की मैड मैक्स में चमड़े से ढके पोस्टेपोकेलिक उत्तरजीवी की भूमिका में सफल भूमिका मिली। स्वतंत्र रूप से वित्तपोषित ब्लॉकबस्टर ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय स्टार बनाने में मदद की। संयुक्त राज्य अमेरिका में अभिनेताओं के ऑस्ट्रेलियाई लहजे को अमेरिकी लहजे के साथ डब किया गया था। 82 मूल फिल्म ने 2 सीक्वल बनाए। मैड मैक्स 2 उत्तरी अमेरिका में द रोड वॉरियर के रूप में जाना जाता है, और मैड मैक्स 3 उत्तरी अमेरिका में मैड मैक्स बियॉन्ड थंडरडोम के रूप में जाना जाता है। चौथी फिल्म मैड मैक्स फ्यूरी रोड 2015 टॉम हार्डी के साथ शीर्षक भूमिका में बनाई गई थी।
83 गैलीपोली। मुख्य लेख गैलीपोली 1981 फिल्म। 1981 में पीटर वियर की फिल्म गैलीपोली ग्रामीण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के युवा पुरुषों के एक समूह के बारे में है जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऑस्ट्रेलियाई इंपीरियल फोर्स में भर्ती होते हैं। उन्हें ओटोमन साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है, जहां वे 1915 के गैलीपोली अभियान में भाग लेते हैं। फिल्म के दौरान युवा पुरुष धीरे धीरे युद्ध के बारे में अपनी मासूमियत खो देते हैं। फिल्म का चरमोत्कर्ष विनाशकारी ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण पर केंद्रित है, जिसे नेक की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। पीटर वियर ने गिब्सन को फ्रैंक डन की भूमिका में लिया, जो एक आयरिश ऑस्ट्रेलियाई आवारा था जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ने के बारे में गहरी निराशावादी सोच रखता था। निर्देशक के लिए एक फोटो सत्र में भाग लेने के बाद नए अभिनेता मार्क ली को आदर्शवादी आर्ची हैमिल्टन की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। गिब्सन ने बाद में याद किया, मैंने पहले एक फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था और उन्होंने मुझे शुरू में ही बता दिया था, मैं तुम्हें इस भूमिका के लिए नहीं चुनूंगा। तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है। लेकिन आने के लिए धन्यवाद, मैं बस तुमसे मिलना चाहता था। उन्होंने मुझे बताया कि वे मुझे कुछ साल बाद गैलीपोली के लिए चाहते थे क्योंकि मैं एक आदर्श ऑस्ट्रेलियाई नहीं था। उनके पास मार्क ली था, एक स्वर्गदूत जैसा दिखने वाला आदर्श ऑस्ट्रेलियाई बच्चा, और वे आधुनिक संवेदनशीलता की कोई चीज चाहते थे। उन्हें लगा कि दर्शकों को अपने समय से जुड़ने के लिए किसी की जरूरत है। 84 गिब्सन ने बाद में कहा कि गैलीपोली वास्तव में एक युद्ध फिल्म नहीं है। यह सिर्फ पृष्ठभूमि है। यह वास्तव में दो युवकों की कहानी है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म ने गिब्सन के करियर को आगे बढ़ाने में मदद की। 85-86 उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई फिल्म संस्थान से अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 6 खतरनाक ढंग से जीने का साल। मुख्य लेख द ईयर ऑफ लिविंग रेंजर्सली फिल्म। गिब्सन ने पीटर वियर की 1982 की फिल्म द ईयर ऑफ लिविंग रेंजर्सली में सिगोर्नी वीवर और लिंडा हंट के साथ एक भोले लेकिन महत्वाकांक्षी पत्रकार की भूमिका निभाई, जो क्रिस्टोफर कोच के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। यह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक दोनों तरह से सफल रही और उभरते ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता को MGM स्टूडियो द्वारा खूब प्रचारित किया गया। फिल्म की अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के विंसेंट कैनबी ने लिखा, अगर यह फिल्म मिस्टर गिब्सन को एक अंतर्राष्ट्रीय स्टार नहीं बनाती है तो कुछ भी नहीं बना पाएगा। उनके पास आवश्यक प्रतिभा और स्क्रीन उपस्थिति दोनों है। 87 द डेली टेलीग्राफ के जॉन हिस्कॉक के अनुसार फिल्म ने वास्तव में गिब्सन को एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा के रूप में स्थापित किया। 88 गिब्सन शुरू में गाई हैमिल्टन की भूमिका स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे। मैंने अपनी भूमिका को एक बड़ी चुनौती के रूप में नहीं देखा। मेरा चरित्र, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है, एक कठपुतली था और मैंने उसे स्वीकार कर लिया। यह कोई स्टार वाली बात नहीं थी, भले ही उन्होंने इसे इस तरह से विज्ञापित किया हो। 89 गिब्सन ने अपने और गाय के चरित्र के बीच कुछ समानताएं देखीं। वह चालाक शैतान नहीं है। वह अपरिपक्व है और उसमें कुछ खुरदरेपन है, और मुझे लगता है कि आप मेरे लिए भी यही कह सकते हैं। 27 इनाम। मुख्य लेख द बाउंटी 1984 फिल्म। गिब्सन ने एरोल फ्लिन, क्लार्क गेबल और मार्लन ब्रैंडो के नक्शेकदम पर चलते हुए बाउंटी पर विद्रोह की एक सिनेमाई पुनर्कथन में फ्लेचर क्रिश्चियन के रूप में अभिनय किया। परिणामस्वरूप 1984 की फिल्म द बाउंटी को सबसे ऐतिहासिक रूप से सटीक संस्करण माना जाता है। हालांकि गिब्सन ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि फिल्म का संशोधनवाद काफी दूर तक नहीं गया। उन्होंने कहा है कि उनके चरित्र को फिल्म के प्रतिपक्षी के रूप में चित्रित किया जाना चाहिए था। उन्होंने लेफ्टिनेंट विलियम ब्ली के रूप में एंथनी हॉपकिंस के प्रदर्शन की प्रशंसा की है
और इसे फिल्म का सबसे अच्छा पहलू बताया है। 89. घातक हथियार श्रृंखला। मुख्य लेख लेथल वेपन फिल्म श्रृंखला। गिब्सन लोकप्रिय एक्शन कॉमेडी फिल्म सीरीज लेथल वेपन के साथ अधिक मुख्यधारा के व्यावसायिक फिल्म निर्माण में चले गए, जो 1987 की मूल फिल्म से शुरू हुई थी। फिल्मों में उन्होंने लैप्ड जासूस मार्टिन रिग्स की भूमिका निभाई, जो हाल ही में विधुर हुए वियतनाम के एक वयोवृद्ध व्यक्ति थे, जिनकी मृत्यु की इच्छा थी और हिंसा और बंदूक चलाने का शौक था। फिल्मों में उन्हें रोजर मुर्टो, डैनी ग्लोवर नामक एक आरक्षित पारिवारिक व्यक्ति के साथ जोड़ा गया है और दूसरी फिल्म से उनके साथ लियो गेज, जो पेस्की नामक एक अतिसक्रिय मुखबिर भी शामिल हो गया है। लेथल वेपन की सफलता के बाद निर्देशक रिचर्ड डोनर और प्रमुख कलाकारों ने 3 सीक्वेल, लेथल वेपन 2, 1989, लेथल वेपन 3, 1993 और लेथल वेपन 4, 1998 में पात्रों को फिर से दिखाया। फिल्म श्रृंखला को बाद में एक टेलीविजन रूपांतरण के साथ पुनः शुरू किया गया, जो फॉक्स पर 3 सीजन तक प्रसारित हुआ। 15 नवंबर 2021 को गिब्सन ने पुष्टि की कि वह निर्देशक रिचर्ड डोनर की मृत्यु के बाद 5वीं लेथल वेपन फिल्म का निर्देशन करेंगे। वह व्यक्ति जिसने सभी लेथल फिल्मों का निर्देशन किया, रिचर्ड डोनर, वह एक बड़ा आदमी था। वह पटकथा विकसित कर रहा था और वह इसमें काफी आगे बढ़ गया था। और उसने मुझसे एक दिन कहा, सुनो बच्चे, अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम यह करोगे। और मैंने कहा, चुप रहो। लेकिन वास्तव में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने मुझे इसे करने के लिए कहा था और उस समय मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने यह बात अपनी पत्नी और स्टूडियो और निर्माता से कही। इसलिए मैं 5वीं फिल्म का निर्देशन करूंगा, गिब्सन ने कहा। 91 जून 2024 में गिब्सन ने इंस्पायर मी पॉडकास्ट के साथ एक साक्षात्कार में पुष्टि की कि वह लेथल वेपन फ्रेंचाइजी की 5वीं किस्त का निर्देशन करेंगे और यह फिल्म डोनर के विजन और प्रभाव के प्रति सच्ची रहेगी। 93 गिब्सन ने यह भी कहा कि वह और ग्लोवर रिग्स और मर्टॉफ की अपनी अपनी भूमिकाएं निभाने के लिए वापस आएंगे। 94. छोटा गाँव। मुख्य लेख हेमलेट 1990 फिल्म। गिब्सन ने फ्रेंको जेफ्रेली के हेमलेट में विलियम शेक्सपियर के डेनिश राजकुमार की भूमिका निभाते हुए एक्शन से क्लासिकल ड्रामा में असामान्य बदलाव किया। गिब्सन को अनुभवी शेक्सपियरियन अभिनेताओं इयान होल्म, एलन बेट्स और पॉल स्कोफील्ड के साथ कास्ट किया गया था। उन्होंने स्कोफील्ड के साथ काम करने की तुलना माइक टायसन के साथ रिंग में फेंके जाने से की। 95 स्कोफील्ड ने गिब्सन के बारे में कहा, वह उस तरह का अभिनेता नहीं है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि वह एक आदर्श हेमलेट बन सकता है, लेकिन उसके पास बहुत ईमानदारी और बुद्धिमत्ता थी। 96. बहादुर। मुख्य लेख ब्रेवहार्ट। ब्रेवहार्ट के सेट पर गिब्सन, दाए। 1995 में गिब्सन ने ब्रेवहार्ट का निर्देशन, निर्माण और अभिनय किया, जो स्कॉटिश राष्ट्रवादी सर विलियम वालेस की जीवनी पर आधारित फिल्म थी, जिसे 1305 में इंग्लैंड के राजा एडवर्ड आई के खिलाफ उच्च राजद्रोह के लिए मार दिया गया था। गिब्सन को अपने दूसरे निर्देशन प्रयास के लिए 2 अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ चित्र मिले। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार जीतने के साथ गिब्सन ऐसा करने वाले केवल 6ठे अभिनेता फिल्म निर्माता बन गए। 97 ब्रेवहार्ट ने स्कॉटिश राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रभावित किया और ऐतिहासिक महाकाव्य की फिल्म शैली को पुनर्जीवित करने में मदद की। स्टर्लिंग ब्रिज की लड़ाई के दृश्य को आलोचकों द्वारा अब तक के सर्वश्रेष्ठ निर्देशित युद्ध दृश्यों में से एक माना जाता है। 98. फिल्म में प्रिंस ऑफ वेल्स को एक स्त्रीलिंग समलैंगिक के रूप में चित्रित करने के कारण फिल्म पर गे एंड लेस्बियन अलायंस अगेंस्ट डिफेमेशन, ग्लाड, द्वारा हमला किया गया, जो विशेष रूप से उस दृश्य से क्रोधित था जिसमें किंग एडवर्ड आई अपने बेटे के पुरुष प्रेमी को महल की खिड़की से बाहर फेंककर उसकी हत्या कर देता है। 99. गिब्सन,
जिनके बारे में पहले भी कई समलैंगिकता विरोधी बयान दिए गए थे। 100 ने अब जवाब दिया, यह तथ्य कि किंग एडवर्ड ने इस चरित्र को खिड़की से बाहर फेंक दिया, उसका समलैंगिक होने से कोई लेना देना नहीं है। वह अपने बेटे के लिए, हर किसी के लिए भयानक है। 99、गिब्सन ने दावा किया कि राजा एडवर्ड आई ने अपने बेटे की प्रेमिका को इसलिए मारा क्योंकि राजा एक मनोरोगी था। 101 गिब्सन ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि कुछ फिल्म देखने वाले इस हत्या पर हंसे। दुर्भाग्यवश हमने एक दृश्य काट दिया जहां आप वास्तव में उस चरित्र एडवर्ड द्वितीय को जान पाते और उसकी दुर्दशा और उसके दर्द को समझ पाते। लेकिन इसने फिल्म को पहले भाग में ही इतना रोक दिया कि आप सोचने लगे, यह कहानी कब शुरू होगी। मसीह का जुनून। मुख्य लेख, द पैशन ऑफ द क्राइस्ट। गिब्सन ने द पैशन ऑफ द क्राइस्ट 2004 नामक फिल्म का निर्देशन, निर्माण, सहलेखन और वित्तपोषण किया, जिसमें जीसस, जिम कैविजेल के जुनून और मृत्यु का वर्णन किया गया था। फिल्म को सिर्फ अरामी, लैटिन और हिब्रू में शूट किया गया था। गिब्सन मूल रूप से फिल्म को बिना उपशीर्षक के रिलीज करना चाहते थे, लेकिन अंतः थिएटर प्रदर्शन के लिए उन्होंने इसे रिलीज करने से मना कर दिया। फिल्म को अलग-अलग तरह की समीक्षाएं मिली, जिसमें हिंसा की बहुत प्रशंसा से लेकर आलोचना तक शामिल थी। एंटी डिफेमेशन लीग ने गिब्सन पर फिल्म में कैफा और सैनहेड्रिन के अनाकर्षक चित्रण को लेकर यहूदी विरोधी होने का आरोप लगाया। द नेशन में समीक्षक कथा पोलित ने लिखा, गिब्सन ने यहूदियों के चित्रण के लिए सम्मेलन के 1988 के मानदंड के लगभग हर नियम का उल्लंघन किया है। कोई खूनी यहूदी नहीं, कोई भील नहीं, यहूदियों के बारे में नकारात्मक रूढ़ियों को पुष्ट करने वाले शास्त्र का कोई उपयोग नहीं, आदि। पुजारियों की बड़ी नाक और कर्कश चेहरे, स्थूल शरीर, पीले दांत है। हेरोदेस एंटिपस और उसका दरबार तैलीय बालों वाले, महाकाव्य विकृत लोगों का एक विचित्र संग्रह है। अच्छे यहूदी इतालवी फिल्म सितारों की तरह दिखते हैं। मैग्डलीन वास्तव में एक इतालवी फिल्म स्टार है। प्यारी मोनिका बेलुची। मैरी, जो लगभग 50 वर्ष की रही होगी और 70 की दिखाई देती थी, वह 35 वर्ष की लग सकती है। 103、गिब्सन का बचाव करने वालों में रूढ़िवादी यहूदी रब्बी डैनियल लैपिन और रेडियो व्यक्तित्व माइकल मेडवेर शामिल थे। 104 एडीएल के राष्ट्रीय निदेशक अब्राहम फॉक्समैन का जिक्र करते हुए रब्बी लैपिन ने कहा कि द पैशन ऑफ द क्राइस्ट को यहूदी विरोधी कहकर वह यह कह रहे हैं कि ईसाइयों के लिए फॉक्समैन के प्रकोप से बचने का एकमात्र तरीका अपने स्वयं के विश्वास को अस्वीकार करना है। 104、द ग्लोब एंड मेल के साथ एक साक्षात्कार में गिब्सन ने कहा, यदि किसी ने यहूदियों या किसी और के प्रति क्रूरता को तर्कसंगत बनाने के लिए सुसमाचार के अंशों को विकृत किया है, तो यह बार बार पोप की निंदा की अवहेलना है। पोप ने किसी भी रूप में नस्लवाद की निंदा की है। यीशु सभी समय के पापों के लिए मर गए और मैं दोषी होने की पंक्ति में सबसे पहले खड़ा होऊंगा। 105、आखिरकार, मीडिया के लगातार हमलों ने गिब्सन को क्रोधित करना शुरू कर दिया। जब हटन गिब्सन के होलोकॉस्ट इनकार का इस्तेमाल द न्यूयॉर्क टाइम्स के लेखक फ्रैंक रिच द्वारा उनके बेटे की फिल्म पर हमला करने के लिए किया गया, 106, तो क्रोधित मेल गिब्सन ने जवाब दिया, मैं उसे मारना चाहता हूं। मैं उसकी आंतें एक छड़ी पर चाहता हूं। मैं उसके कुत्ते को मारना चाहता हूं। 107、108、गिब्सन की परंपरावादी कैथोलिक परवरिश भी आलोचना का लक्ष्य थी। 2006 में डायने सॉयर के साथ एक साक्षात्कार में गिब्सन ने कहा कि उन्हें लगता है कि उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन उनके व्यक्तित्व, उनके परिवार और उनकी धार्मिक मान्यताओं पर अक्सर किए जाने वाले तीखे हमलों से हुआ, जो द पैशन द्वारा भड़काए गए थे। 109、फिल्म ने दुनिया भर में US 611, 899, 420 और अकेले अमेरिका में 370, 782, 930 की कमाई की। 110, जिसने गिब्सन अभिनीत किसी भी मोशन पिक्चर को पीछे छोड़ दिया। 111 अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर
यह इतिहास में 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली उस समय की फिल्म बन गई, 112, और सभी समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली आर-रेटेड फिल्म बन गई। 113 फिल्म को 3 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 114 और पसंदीदा नाटकीय मोशन पिक्चर के लिए पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीता। 115 अपोकैलिप्टो। मुख्य लेख एपोकैलिप्टो। गिब्सन को 2006 की एक्शन एडवेंचर फिल्म एपोकैलिप्टो के निर्देशन के लिए आलोचकों की और प्रशंसा मिली। 116 गिब्सन का चौथा निर्देशन प्रयास 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मेसोअमेरिका में माया सभ्यता के अशांत अंत समय के खिलाफ सेट है। विरल संवाद मूल अमेरिकी वंश के कलाकारों द्वारा युकाटेक माया भाषा में बोले गए हैं। 117 118 गिब्सन ने खुद कहा है कि यह फिल्म महान सभ्यताओं और उनके पतन और विघटन के कारणों के बारे में जानबूझकर बात करने का एक प्रयास है। गिब्सन ने कहा, लोग सोचते हैं कि आधुनिक मनुष्य इतना प्रबुद्ध है, लेकिन हम उन्हीं शक्तियों के प्रति संवेदनशील हैं, और हम भी उसी तरह की वीरता और उत्कृष्टता के लिए सक्षम है। 119 120 इस विषय को विल डुरंट के एक उद्धरण द्वारा और अधिक गहराई से समझा जा सकता है, जिसे फिल्म की शुरुआत में ही जोड़ दिया गया है। एक महान सभ्यता को तब तक बाहर से नहीं जीता जा सकता जब तक कि वह खुद को भीतर से नष्ट न कर ले। बीवर। 2011 के कान फिल्म महोत्सव में द बीवर के प्रीमियर पर जोडी फोस्टर के साथ गिब्सन ने द बीवर में अभिनय किया, जो पूर्व मेवरिक कोस्टार जोडी फोस्टर द्वारा निर्देशित एक उदास शराबी के बारे में एक घरेलू नाटक था। 121 द बीवर का प्रीमियर 16 मार्च 2011 को ऑस्टिन, टेक्सास में साउथ बाय साउथवेस्ट फेस्टिवल में हुआ। 22 सिनेमाघरों में शुरुआती सप्ताहांत को फ्लॉप माना गया। इसने $1,04,000 कमाए, जो प्रति थिएटर औसत $4,745 के बराबर है। 122 फिल्म के वितरक समिट एंटरटेनमेंट ने मूल रूप से 20 मई के सप्ताहांत के लिए द बीवर की एक व्यापक रिलीज की योजना बनाई थी, लेकिन फिल्म के शुरुआती बॉक्स ऑफिस रिटर्न के बाद कंपनी ने रास्ता बदल दिया और इसके बजाय फिल्म को सीमित आर्ट हाउस रन देने का फैसला किया। 123 द न्यूयॉर्क टाइम्स के माइकल सिप्ली ने 124 निर्देशक जोडी फोस्टर ने कहा कि फिल्म ने अमेरिकी दर्शकों के साथ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया क्योंकि यह एक ड्रामा कॉमेडी थी और अक्सर अमेरिकी इससे सहज नहीं होते हैं। 125 इसके रिलीज से पहले अधिकांश कवरेज नायक के मुद्दों और मेल गिब्सन की अपनी अच्छी तरह से प्रचारित व्यक्तिगत और कानूनी समस्याओं, देखे शराब का दुरुपयोग और कानूनी मुद्दे के बीच अपरिहार्य संबंध पर केंद्रित था, जिसमें उनकी पूर्व प्रेमिका की पिटाई का दोष भी शामिल था। 126 टाइम पत्रिका ने लिखा, द बीवर एक गंभीर, दुखद घरेलू नाटक है जिसमें एक शराबी को गंभीर संकट में दिखाया गया है। गिब्सन की सच्ची जीवन कहानी को स्क्रीन पर जो कुछ भी हो रहा है उससे अलग करना मुश्किल है। 127 2014 में गिब्सन ने हैक्सॉ रिज का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए, जो कि एंड्रयू गारफील्ड द्वारा निभाए गए कर्तव्यनिष्ठ आपत्तिकर्ता डेसमंड टी. डॉस की सच्ची कहानी पर आधारित द्वितीय विश्व युद्ध का नाटक था। 128 फिल्म का प्रीमियर सितंबर 2016 में 73वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 129 और इसे वह मिला जिसे न्यूजीलैंड हेराल्ड रेव रिव्यूज कहता है। 130 131 इसने कई पुरस्कारों के लिए जीत हासिल की है या नामांकित हुई है, जिसमें बेस्ट पिक्चर के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकन, गिब्सन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और गारफील्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल है। हैक्सॉ रिज को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ साउंड एडिटिंग, सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग और सर्वश्रेष्ठ फिल्म एडिटिंग के लिए एकेडमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 132 133 व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते, रोबिन डेनिस मूर। 1988 में 7वें अकादमी पुरस्कार समारोह में गिब्सन और मूर
गिब्सन की मुलाकात रॉबिन डेनिस मूर से 1977 में हुई। 135 मैड मैक्स फिल्माने के तुरंत बाद दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में। उस समय रॉबिन एक डेंटल नर्स थीं और मेल दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई थिएटर कंपनी के लिए काम करने वाली एक अज्ञात अभिनेत्री थीं। 136 7 जून 1980 को मेल और रॉबिन ने न्यू साउथ वेल्स के फॉरेस्टविले में एक कैथोलिक चर्च में शादी कर ली। 137 उनकी एक बेटी है, हन्ना बी। 1980 2006 में केनी वेन शेफर्ड से शादी की और 6 बेटे हैं, जुड़वां एडवर्ड और क्रिश्चियन बी। 1982 विलियम बी। 1985 लुइस बी। 1988 मिलो बी। 1990 और थॉमस बी। 1999 और 2024 तक 7 पोते पोतियां। 138、139。 शादी के 26 साल बाद गिब्सन और रॉबिन 29 जुलाई 2006 को अलग हो गए। 140 141 2011 के एक साक्षात्कार में गिब्सन ने कहा कि अलगाव मालिबू में नशे में गाड़ी चलाने के लिए उनकी गिरफ्तारी के अगले दिन शुरू हुआ। 142 रॉबिन गिब्सन ने 13 अप्रैल 2009 को आपसी मतभेदों का हवाला देते हुए तलाक के लिए अर्जी दी। एक संयुक्त बयान में गिब्सन ने घोषणा की, हमारी शादी और अलगाव के दौरान हमने हमेशा अपने परिवार की गोपनीयता और अखंडता को बनाए रखने का प्रयास किया है और ऐसा करना जारी रखेंगे। 17 तलाक की अर्जी मार्च 2009 में तस्वीरों के जारी होने के बाद दी गई, जिसमें उन्हें एक समुद्र तट पर 1 साल से अपनी लिव इन गर्लफ्रेंड, रूसी गीतकार और पियानोवादक ओक्साना ग्रिगोरिएवा को गले लगाते हुए दिखाया गया था। 143、144。 गिब्सन का तलाक 23 दिसंबर 2011 को अंतिम रूप से हुआ था और उनकी पूर्व पत्नी के साथ समझौता हॉलीवुड के इतिहास में $400 मिलियन से अधिक का सबसे बड़ा समझौता बताया गया था। 145 कथित तौर पर इस जोड़े के बीच कोई पूर्व समझौता नहीं था, क्योंकि कैलिफोर्निया एक सामुदायिक संपत्ति वाला राज्य है। 146 रॉबिन गिब्सन को उनके पति द्वारा उनकी शादी के दौरान अर्जित की गई हर चीज का आधा हिस्सा मिला। 145。 ओक्साना ग्रिगोरिएवा 2010 में एक साक्षात्कार में ग्रिगोरिएवा ने कहा कि जब गिब्सन ने पहली बार उसे प्रपोज करना शुरू किया तो वह हैरान रह गई और उसने केवल तभी उसकी पेशकश स्वीकार की जब उसे पता चला कि अभिनेता निर्देशक और उसकी पत्नी 18 महीने से अधिक समय से अलग रह रहे थे। ग्रिगोरिएवा ने कहा, उसने मेरे लिए बहुत सारी कविताएं लिखीं। यह बहुत सुंदर, प्रभाववादी, एक नुकीला, आधुनिक आयम्बिक पेंटामीटर की तरह था। मेल की भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ है, वह शब्दों के साथ शानदार है। 147。 28 अप्रैल 2009 को गिब्सन ने ग्रिगोरिएवा के साथ रेड कार्पेट पर उपस्थिति दर्ज कराई। इससे पहले उनका अभिनेता टिमोथी डाल्टन से एक बेटा था। 148 और उन्होंने 30 अक्टूबर 2009 को गिब्सन की बेटी लूसिया को जन्म दिया। 149, 150, 151 अप्रैल 2010 तक गिब्सन और ग्रिगोरिएवा अलग हो गए थे। 152, 21 जून 2010 को ग्रिगोरिएवा ने गिब्सन के खिलाफ एक निरोधक आदेश दायर किया ताकि उसे उससे और उनके बच्चे से दूर रखा जा सके। अगले दिन गिब्सन के उनके बच्चे के साथ संपर्क के संबंध में निरोधक आदेश को संशोधित किया गया। 153 गिब्सन ने 25 जून 2010 को ग्रिगोरिएवा के खिलाफ निरोधक आदेश प्राप्त किया। 153、154。 गिब्सन की 2011 में एल सेगुंडो पुलिस विभाग के साथ बुकिंग से ली गई तस्वीर। 155 ग्रिगोरिएवा ने गिब्सन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया, जिसके कारण जुलाई 2010 में लॉस एंजिल्स काउंटी शेरिफ विभाग ने जांच की। 156 157 9 जुलाई 2010 को कथित तौर पर ग्रिगोरिएवा की ओर गिब्सन द्वारा निर्देशित एक शेखी की कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर पोस्ट की गईं। 158 उसी दिन गिब्सन को उनकी एजेंसी विलियम मॉरिस एंडेवर ने छोड़ दिया।
158 गिब्सन की अलग हो चुकी पत्नी रॉबिन ने अदालत में एक बयान दायर किया जिसमें कहा गया कि उसने कभी भी गिब्सन से किसी भी तरह के दुर्व्यवहार का अनुभव नहीं किया। 159 जबकि फोरेंसिक विशेषज्ञों ने कुछ टेपों की वैधता पर सवाल उठाया है, उस समय गिब्सन ने खुद इनकार नहीं किया कि वे सटीक थे। 160 मार्च 2011 में मेल गिब्सन डेडलाइन हॉलीवुड के साथ एक साक्षात्कार में गिब्सन ने अपने पुराने दोस्तों वूपी गोल्डबर्ग और जोडी फोस्टर के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन दोनों ने उनके बचाव में सार्वजनिक रूप से बात की थी। रिकॉर्डिंग के बारे में गिब्सन ने कहा, मैंने कभी भी किसी के साथ उनके लिंग, जाति, धर्म या कामुकता के आधार पर बुरा या भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया है, बस। हालांकि मैं कुछ लोगों को ऐसा सोचने के लिए दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि उन्होंने लीक हुए टेपों पर जो बकवास सुनी है, उसे संपादित किया गया है। आपको यह सब उचित संदर्भ में रखना होगा जब आप एक अतार्किक, गर्मागरम चर्चा में होते हैं, जो टूटने की ऊंचाई पर है, एक बहुत ही अस्वस्थ रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यह समय का एक बहुत ही भयानक क्षण है, जो एक व्यक्ति से एक दिन के अंतराल में कहा गया है, और यह दर्शाता नहीं है कि मैं वास्तव में क्या मानता हूं या मैंने अपने पूरे जीवन में लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया है। 142 उसी साक्षात्कार में गिब्सन ने कहा, मुझे केस खत्म करने और फिर भी अपनी बेगुनाही बनाए रखने की अनुमति दी गई। इसे वेस्ट प्ली 162 कहा जाता है, और यह ऐसा कुछ नहीं है जिसकी अभियोजक आमतौर पर अनुमति देते हैं। लेकिन मेरे मामले में अभियोजक और न्यायाधीश इस बात पर सहमत हुए कि यह सही काम था। मैं इसे सालों तक लड़ सकता था और शायद यह ठीक से निकल जाता, लेकिन मैंने इसे अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए खत्म कर दिया। यह एक ऐसा सर्कस होने वाला था। आप अपने जीवन में अन्य लोगों को इस सीवर में अनावश्यक रूप से नहीं घसीटते हैं, इसलिए मैं मार खाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। 142 अगस्त 2011 में गिब्सन ने ग्रिगोरिएवा के साथ समझौता किया, जिसे $7,50,000, संयुक्त कानूनी हिरासत और कैलिफोर्निया के शेरमैन ओक्स में एक घर दिया गया, जब तक कि उनकी बेटी लूसिया 18 साल की नहीं हो जाती। 2013 में ग्रिगोरिएवा ने अपने वकीलों पर मुकदमा दायर किया, उन पर एक खराब समझौते पर हस्ताक्षर करने की सलाह देने का आरोप लगाया, जिसमें एक शर्त भी शामिल थी कि गिब्सन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से उसका वित्तीय समझौता प्रभावित होगा। 163 रोजलिंड रॉस 2014 तक गिब्सन पूर्व चैंपियन घुड़सवार वाल्टर और लेखक रोजलिंड रॉस के साथ रिश्ते में है। 164 165 रॉस ने 20 जनवरी 2017 को लॉस एंजिल्स में अपने बेटे और गिब्सन के नवे बच्चे लार्स जेरार्ड को जन्म दिया। 166 निवेश गिब्सन एक प्रॉपर्टी निवेशक है जिनके पास कैलिफोर्निया के मालिबू, कोस्टा रिका में कई लोकेशन, फिजी में एक निजी द्वीप और ऑस्ट्रेलिया में कई प्रॉपर्टी है। 167 168 दिसंबर 2004 में गिब्सन ने कीवा घाटी में अपना 300 एकड़ 1.2 किलोमीटर 2 ऑस्ट्रेलियाई फार्म $6 मिलियन में बेच दिया। 169 इसके अलावा दिसंबर 2004 में गिब्सन ने जापान के टोक्यू कॉरपोरेशन से फिजी में मैगो द्वीप को $15 मिलियन में खरीदा। मैगो के मूल निवासियों के वंशज, जिन्हें 1860 के दशक में विस्थापित किया गया था, ने खरीद का विरोध किया है। गिब्सन ने कहा कि उनका इरादा अविकसित द्वीप के प्राचीन पर्यावरण को बनाए रखना था। 170 2005 की शुरुआत में उन्होंने अपने 45,000 एकड़ 180 किलोमीटर 2 मोंटाना खेत को एक पड़ोसी को बेच दिया। 171 अप्रैल 2007 में उन्होंने कोस्टा रिका में 400 एकड़ 1.6 किलोमीटर 2 खेत को $26 मिलियन में खरीदा और जुलाई 2007 में उन्होंने कनेक्टिकट में अपने 76 एकड़ 31 हेक्टेयर ट्यूडर एस्टेट, जिसे उन्होंने 1994 में $9 मिलियन में खरीदा था, को एक अनाम खरीदार को $40 मिलियन में बेच दिया। 172 उसी महीने
उन्होंने मालिबू की एक संपत्ति $30 मिलियन में बेची, जिसे उन्होंने 2 साल पहले $24 मिलियन में खरीदा था। 173 2008 में उन्होंने अभिनेता डेविड डचोवनी और टिया लियोनी का मालिबू घर खरीदा। 174 जर्सी लीक्स में गिब्सन के ऑफशोर खातों और व्यवसाय का उपयोग करने के रिकॉर्ड का खुलासा हुआ। धन प्रबंधन फर्म क्लेनवॉट बेंसन के पास 20,000 से अधिक व्यक्तियों के रिकॉर्ड मौजूद थे। 175 परोपकार। दोस्तों बात की जाए इसकी एक तरह से रिलीजिंग तारीख के बारे में, तो 8 दिसंबर 2006 को ये हमें देखने को मिली थी और 138 मिनट टोटल इसकी रनिंग लाइन थी और साथ ही साथ इसे 40 मिलियन के बजट में बनाया गया था और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा वो 120 मिलियन था, जो कि इस मूवी के लिए सुपर डुपर हिट है और 1 दिसंबर 2006 को ये हमें देखने को मिली थी। और अब बात की जाए तो आप इसे अभी प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हो, वहाँ पर ये अवेलेबल है। यदि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।